बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री और आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्ट्रेस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में पेज नंबर 72 पे मौजूद हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके शॉर्ट में भी पूछे गए हैं। बस इसको थोड़ा सा डीप में आपने समझना है और डीप में लिखना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसके सोर्सेज और यूजेस बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो 3 होता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 3 चीज़ें तो हैं इसमें मस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ मौजूद हो सकती है, देखिए ये या तो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो मौजूद होगा, ठीक है, या फिर इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो सकता है, या फिर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद हो सकता है, जिसको शॉर्ट में मैं यहाँ पे इस तरह लिख रही हूँ, OH ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक कंपोनेंट होता है। पर इसके साथ साथ इसमें क्या चीज़ मौजूद है, एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन शॉर्ट में कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर आप इसे कहेंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी कि या तो पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड होंगे या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स होंगे, ठीक है। या फिर जो तीसरा नाम है वो आप इसे क्या दे सकते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हाइड्रोलाइज्ड होने में, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स को प्रोड्यूस करें। एक मतलब फिर से समझ लीजिए कि पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स कि जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन हो तो वो हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स को प्रोड्यूस कर सकें। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको बताना पड़ेगा, इन्होंने पूछा तो नहीं लेकिन आपको फिर भी ये वाली बात बतानी पड़ेगी कि इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टाइप होता है इसमें तमाम के तमाम मोनोसैक्राइड्स होते हैं। मोनोसैक्राइड्स का मतलब होता है कि सिंपल शुगर्स, ठीक है, या 1 शुगर मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है 1, सैक्राइड्स का मतलब सैक्रम से निकला है यानी शुगर। तो मोनोसैक्राइड्स की पहचान क्या होती है कि जब भी इनका वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये कोई रिजल्ट शो नहीं करते, यानी कि मज़ीद हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये मोनोसैक्राइड्स हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं आपके पास ओलिगोसैक्राइड्स। तो जितने भी ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं इनकी क्या ख़ास पहचान होती है कि जब भी आप इनको वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी वाटर के डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होने के बाद ये मोनोसैक्राइड्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो ओलिगोसैक्राइड्स हैं इनमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो तकरीबन 3 से लेकर 10 तक की सैक्राइड्स मौजूद होते हैं, जो कि मोनोसैक्राइड्स हैं इनमें तकरीबन 2 से लेकर 10 तक के मौजूद होंगे, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि ओलिगोसैक्राइड्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। थर्ड जो आते हैं आपके पास, ये आते हैं पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है। पॉलीसैक्राइड्स की पहचान क्या होती है कि जब भी आप इनको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे और ये छोटे छोटे से मोनो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनमें सिंपल शुगर होगी, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 10 होगी, यानी कि कम से कम हाइड्रोलाइज करने पर ये जितने शुगर्स बनाएंगे वो कौन से होंगे, 10 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह इसकी ये 3 कैटेगरी हो गई। अभी आपसे पूछ रहा है इसका सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से आपको ये ऑब्टेन हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से आपको ये मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो तीनों के जो सोर्सेस हैं वो भी अलग अलग होंगे। जैसे कि मोनोसैक्राइड्स हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ऐसे फ्रूट्स में से मिलेंगे जिससे क्विक शुगर मिल जाएगी, थोड़े मीठे भी होंगे, जैसे कि ग्रेप्स है, हनी है, मोलेसिस है, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको ये मोनोसैक्राइड्स मिल जाएगा, ये इसका सोर्स होगा। जबकि जो ओलिगोसैक्राइड्स है इसका सोर्स क्या हो सकता है, शुगर केन यानी गन्ना, इसी तरीके से बीटरूट है, कैरेट्स है, मैपल है, पाइन एप्पल है, मिल्क है, किसी हद तक बार्ली है, कुछ लेग्यूम्स हैं, यहाँ से आपको ये ओलिगोसैक्राइड्स मिल जाएंगे। अब ये जो पॉलीसैक्राइड्स है इसका सोर्स क्या होगा, इसके सोर्स में आपको जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ मिलेगी वो होगी वीट और बार्ली।
तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको पॉलीसैकेराइड्स मिल जाएगा। इसके अलावा पोटैटो में भी जो है ना पॉलीसैकेराइड्स बहुत एक्सेस में पाए जाते हैं। तो इसके सोर्सेज़ जो हैं वो आपको 3 अलग-अलग कैटेगरी में मिल रहे होंगे। मोनोसैकेराइड्स का अलग होगा, ओलिगो का अलग होगा और पॉलीसैकेराइड का सोर्स अलग होगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये यूजेस में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये आपको बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करने वाले मटेरियल हैं। मतलब आप जो भी फूड ग्रुप आप खाते हैं ना उसमें जो बड़ी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रोटी इस्तेमाल करते हैं, आप चावल इस्तेमाल करते हैं या इसी तरीके से आप ओट्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो बड़ा खाना होता है आपका जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसके अलावा जितने भी आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारी बॉडी को जो इंस्टेंट शुगर चाहिए होती है वो इन कार्बोहाइड्रेट्स में मिलती है। तो सबसे इसका पहला यूज़ क्या हो जाता है कि ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ये हमें क्विक एनर्जी दे रही होती है। ठीक है, क्विक एनर्जी के लिए हम इसको कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है इसके यूजेस में वो क्या हो सकती है कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। तो ये सेल वॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ख़ास तौर पर किधर पे, प्लांट्स में मौजूद होती है ये। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी स्वीट डिशेस ऐसी होती हैं जो कि मीठी बनाने के लिए हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी आपको ये स्वीट डिशेस में जितने भी जैम्स हैं, जेलीज़ हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसको बनाना होता है आपको, या कंडेंस मिल्क बनाना होता है आपको, या इसी तरीके से कैंड फ्रूट्स जिसमें स्वीटनेस मौजूद होती है, उसको बनाने के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल होता है इसको भी मेंटेन रहना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम शुगर को इंटेक करेंगे तो शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होगा। तो शुगर लेवल मेंटेन होगा तो बॉडी जब अपने तमाम फंक्शंस को नॉर्मल तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकती है। इसके लिए भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है इथेनॉल। तो ये फर्मेंटेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसी से इथेनॉल और इस तरह के जो केमिकल्स हैं उसको फॉर्म किया जाता है। इथेनॉल इज़ अ काइंड ऑफ द एल्कोहल। ठीक है, तो मज़ीद जो इसकी इन्फॉर्मेशन है आपको किधर मिल जाएगी, पेज नंबर 57, 58, 59 और 60। इसको आपने रीड करना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग डालनी है, टाइप्स मेंशन करनी है, इसके बाद इसके सोर्सेज बताने हैं और फिर इसके यूजेस जो है वो आप बताएंगे। ठीक है, तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ा टाइम लेगा आपका और थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आपको राइट आउट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास लिपिड्स, इसके सोर्सेज, इसके यूजेस, ये 3 बातें इसमें आपसे पूछी गई हैं। तो लिपिड्स याद रखिएगा ये ऐसे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जितने भी किस्म के ऑयल है, फैट है, ठीक है, वैक्सेस है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लिपिड्स क्या होते हैं तो लिपिड्स आर एक्चुअली द फैटी एसिड्स। ठीक है, ये क्या होंगे, ये जितने भी किस्म के आपके ऑयल्स हैं या फिर आपके जितने भी वैक्सेस हैं या फिर जितने भी फैट्स हैं, ये सब के सब क्या चीज़ है, ये लिपिड्स है। अब इसका सोर्स क्या है, इसके 2 सोर्सेज होते हैं। एक इसका सोर्स होता है प्लांट सोर्स और दूसरा इसका जो सोर्स होता है वो होता है एनिमल सोर्स। तो अगर आप इसके सोर्स में देखेंगे तो प्लांट सोर्स सबसे पहले देख लीजिए, इसमें जितनी भी किस्म के सीड्स मौजूद हैं उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो सब के सब आपके प्लांट सोर्स में आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो ये मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड से आपको मस्टर्ड ऑयल मिल जाएगा, या इसी तरीके से सोयाबीन है, इससे आपको सोयाबीन ऑयल मिल जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी आपके जहन में आ रही है ना, जितने भी ऐसे प्लांट्स के जिनमें ऑयल आपको ऑब्टेन हो सकता है वो सब के सब इसके सोर्स हो सकते हैं। दूसरा सोर्स जो है वो आपके पास एनिमल सोर्स होगा। ठीक है, तो एनिमल सोर्स में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जितने भी एनिमल के फैट होता है ये सारा का सारा एनिमल सोर्स है, फैट्स यानी चर्बी। ठीक है, इसी तरीके से जितना भी मिल्क है इसमें या फिर बटर है, घी है, ये तमाम के तमाम सोर्स हैं। किस चीज़ के हैं ये आपके फैट के सोर्सेस हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा लिपिड्स। अब सवाल ही पैदा होता है इसका यूज़ किधर है। ठीक है, तो फैट्स की लिमिटेड यूज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी बॉडी में कुछ ख़ास किस्म के वाइटामिन होते हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। हमें वहाँ इसलिए भी फ़ैट चाहिए होता है कि वो वाइटामिन डिज़ोल्व फैट के अंदर होते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास अगर बॉडी में क्विक एनर्जी का सोर्स है तो वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एक होता है स्टोरेज फैट। स्टोरेज फैट से क्या होगा कि जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तब वो फैट की जो है ना वो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर वो क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसके लिए भी फ़ैट्स की ज़रूरत होती है। फ़ैट्स की जर्नल यूजेस भी बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के आपके शैम्पूज़ हैं
या बेबी ऑयल होता है, या फिर आपको डिटर्जेंट बनाना है, या फिर आपको सोप बनाना है, उसके लिए भी आपको ऑयल की ज़रूरत होती है। जो कुकिंग हम करते हैं उसके लिए भी हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। चीज़ों को जो फ्राई करते हैं उसके लिए भी हमें ऑयल्स की ज़रूरत होती है। तो इसके बहुत सारे जो है सोर्सेस और यूजेस मौजूद हैं। ये आपको पेज नंबर 63 और 64 इन 2 पेजों को आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले लिपिड्स की हेडिंग है, फिर इसके सोर्सेज और फिर इसके यूजेस जो है वो आपको बताने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है आपका कि विटामिन्स जो है वो क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो बेसिक आपका फूड ग्रुप होता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। लेकिन विटामिन जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक्सटर्नली ऐड करनी पड़ती है अपनी बॉडी में, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह से आपको मिल रही होती है। तो ये जो विटामिन्स होते हैं इसकी ख़ास क्वांटिटी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये आमतौर पर हमें जो डेली यूज़ में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंटेक करते हैं उससे मिल जाता है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं इन विटामिन्स की, याद रखिएगा। पहला जो टाइप होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल, और जो दूसरा टाइप होता है आपके पास वो होता है फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल आपके पास टाइप होगा इसमें 2 ही विटामिन आता है, एक होता है बी कॉम्प्लेक्स और जो दूसरा होता है वो होता है विटामिन सी। इन विटामिन्स की ख़ास बात ये होती है कि ये पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर इसकी एक्सेस क्वांटिटी बॉडी में चली भी जाती है तो बाय मीन्स ऑफ यूरिन ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बॉडी में से, ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। जो दूसरा विटामिन होता है वो आपका होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे जिस्म में चर्बी मौजूद होती है, ऑयल मौजूद होता है, उसके अंदर जाकर ये विटामिन जब वो डिज़ोल्व होता है और लॉन्ग टर्म के लिए मौजूद होता है। तो ये कौन कौन से होता है? ये होता है आपके पास विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, इस तरह के जो विटामिन हैं ये मौजूद होते हैं आपकी बॉडी में। अगला जो सवाल है आपके पास वो क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या चीज़ है, आपने डिटेल में बतानी है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डीएनए और आरएनए जो है ये सेल के अंदर, हमारी बॉडी में जो सेल होता है उसमें एक पार्ट होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो है ना डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या होता है कि डीएनए होता है डबल हेलिकल, यानी उसमें 2 इस तरीके से थ्रेड्स मौजूद होंगे, और आरएनए जो है वो सिंगल एक स्ट्रैंड वाला होगा। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल हेलिकल होगा, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल होगा। दोनों का काम क्या होता है कि यहाँ पे मौजूद होती है मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरीके से जीन्स, और इन जीन्स का काम क्या होता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसको ये नई नस्ल में ट्रांसफ़र करती है। इसके साथ साथ ये पूरी बॉडी की जेनेटिक कोडिंग करती है, यानी ये एट द टाइम ऑफ बर्थ उससे बहुत पहले डिसाइड कर चुकी होती है कि इस स्पीशी को क्या बनना है, इसे एनिमल बनना है, इसको प्लांट बनना है, या फिर इसको ह्यूमन बीइंग बनना है, इसे मर्द बनना है, इसे औरत बनना है, इसके बालों का कलर क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इन डीएनए पर, यहाँ पर ये जो जीन्स मौजूद होती हैं इन्होंने डिसाइड करना होता है। अब ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी, क्योंकि ये तो मौजूद है सेल के न्यूक्लियस में। अब इसने मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल उसको मसल्स को मैसेज भेजना है कि इस शख्स की हाइट जो है वो इतनी होगी जब ये एडल्ट होगा। तो ये मैसेज किसके थ्रू जाएगा? ये आरएनए के थ्रू जाएगा। इसका मतलब आरएनए क्या करता है? एक किस्म का मैसेंजर काम करता है। ये क्या करता है? बॉडी को हिदायत देता है, बॉडी को डायरेक्ट करता है कि अब इस किस्म की प्रोटीन बनाओ, और इस प्रोटीन का काम ये है कि ये कलर हेयर का बनाएगा, या ये आइस कलर बनाएगा, या टोटल हाइट इतनी होगी। तो इस तरह की तमाम मैसेजेस डिसाइड करनी है डीएनए, और आरएनए ने क्या करना है? इसको ट्रांसफ़र करना है या इसको कन्वे करना है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ। जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं इन सब का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। इनमें शुगर मौजूद होती है, इनमें फॉस्फेट मौजूद होता है, और बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मौजूद ही होता है। तो उसका एक पूरा पैराग्राफ है जो कि पेज नंबर 64 पे आपको मिल जाएगा। फिर इसमें डीएनए और आरएनए जो है इसको शॉर्टली आपने लिखना है, इसकी डायग्राम बनानी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 64, 65 और 66 पर मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी बॉडी में अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे जो डिजीज़ कॉजेज़ होती है तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि आपने प्रूव करना है कि क्या है। तो देखिए, रिसर्चेस जो हैं वो ये बता रही होती हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी खास विटामिन की डेफिशिएंसी है तो ये बीमारी हो रही है। लेट सपोज अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिसर्च ये बताती है कि इससे आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपका जो विजन है ब्लर हो सकता है, या इसी तरीके से
से आपकी जो आई साइट्स हैं इसके ऊपर जो है ये फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरीके से विटामिन बी है, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब विटामिन बी का जो मेन यूज़ होता है वो क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में ये जो स्किन वगैरह इसकी जो इन्फेक्शन होती है, यानी इसमें अगर वर्म आ जाता है, तो ये सब बातें जो होती हैं वो कब होती हैं, जब विटामिन बी हम प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहे होते। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी अगर आपके जिस्म में हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़ौरन ही बॉडी पे थकावट महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं कि ये बेरी-बेरी है। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो नर्व्स जो होती हैं वो सारी की सारी स्वेल हो जाती हैं, या फिर हार्ट अटैक जो है इवन वो भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से विटामिन सी है, तो रिसर्च बताती है कि ये क्या करता है कि अगर ये हो जाता है तो सबसे पहले दाँत जो हैं ये आपके इन्फेक्टेड हो जाएँगे, खून आना स्टार्ट हो जाएगा दाँतों से। इसके अलावा आपके सर में दर्द हो जाएगा, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके जो ज़ख़म हैं ये बहुत देर से भरें, यानी इनका हीलिंग जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। विटामिन डी जो है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी डेफिशिएंसी से बोन्स जो हैं ये वीक हो जाती हैं और डीकैल्सिफिकेशन हो जाती है। इसी तरीके से विटामिन ई जो है ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो रिप्रोडक्शन होती है उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। सिमिलरली विटामिन के इसके बारे में कहा जाता है कि एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है हीमोरेज। इसमें ब्लड जो है इससे क्लॉटिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रिसर्चेस बताती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ जो हैं वो कॉज होते हैं। तो बॉडी में इसका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 67 पर। तो होपफुली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी हो गई है हमारी। तो मज़ीद जो है आपने क्या करना है, बुक से इन पेजेस को ज़रूर स्टडी करना है ताकि आपके नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बन जाएँ। तो आज की वीडियो जो है वो इतनी ही थी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।